अमन अपनी बाइक को धीमी रफ्तार के साथ नेशनल हाईवे 89 के उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। ऐसा नहीं था कि आज रास्ता वीरान हो, लेकिन रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल फैला हुआ था। इस वक्त अमन एक ऐसे इलाके में पहुंचने वाला था जहां कोई नहीं रहता था। सन्नाटे से भरपूर इस रास्ते के दोनों तरफ जंगली झाड़ियां जरूर दिखाई पड़ रही थी। अमन के चेहरे पर एक चिंता साफ झलक रही थी और वहीं आसमान में एक काला और विशाल सा बादल छाया हुआ था, जिसके गरजने की आवाज उस जंगल के साथ साथ अमन के कानों तक गूंज रही थी। अमन के मुंह पर एक पतली सी झुर्री थी। शायद आज उसे काफी बड़ी टेंशन थी। बाइक के पीछे अचानक ही उसे एक भारी सा बोझ महसूस हुआ। बार बार अमन अपने पीछे पलटकर देखता रहा, लेकिन पीछे का नजारा एकदम शांत और साफ था। लेकिन इसी बीच उसकी बाइक उसके घर तक पहुंच गई। उसका एक किराए का घर था जो गांव से बायों ओर सटा हुआ था, एक ऐसे स्थान पर जिस जगह किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी नहीं थी। हल्की हल्की बारिश की वजह से अमन के कपड़े भीग चुके थे। वो अपने घर के अंदर एक कुर्सी पर बैठ गया और उसके दोनों हाथ उसके घुटनों के दोनों तरफ थे और उसने अपने सर को घुटनों में दे रखा था। और उसी वक्त अमन को कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा फील हुआ कि बाहर खड़ी उसकी बाइक सड़क के ऊपर गिर पड़ी है। तभी वो तुरंत अपने कदमों को आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे तक लेकर गया और उस दरवाजे के पास जाने के बाद उसने देखा कि उसकी बाइक नीचे गिरी हुई थी और उसके ऊपर एक लाल लाल कलर का कुछ दुपट्टा सा लटका हुआ था, जिससे देखने के बाद अमन भी थोड़ा हैरान था कि वो दुपट्टा वहां कैसे पहुंचा होगा। बाद में उसने इस बात को अपने ध्यान से निकालते हुए सबसे पहले अपनी बाइक को खड़ा किया, लेकिन जब उसकी नजर उसकी बाइक के पहिए पर पड़ी तो उसका दिमाग ही हिल गया। दरअसल उसने देखा कि उसकी बाइक के टायर पर खून लगा हुआ था, जो बेहद ही आश्चर्यजनक था। या तो उसकी बाइक किसी कुचले हुए जानवर के ऊपर से निकली होगी, या फिर उसकी बाइक किसी का बड़ा एक्सीडेंट करने के बाद यहाँ पर पहुंची है। लेकिन बाइक का स्टीयरिंग तो अमन के ही हाथ में था। फिर बाइक के द्वारा एक्सीडेंट का जन्म लेना बेहद ही आश्चर्यजनक होता है। अब जो होना था वो तो हो गया। अमन ने अपने बाइक के उस पहिए को बाल्टी के पानी से धोना शुरू कर दिया और जब अमन उस बाइक के पहिए को धो रहा था तो उस पहिए के ऊपर से मांस के कुछ छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिर रहे थे और ये नज़ारा इतना भयानक था कि अमन के शरीर में उबाकियां उठने लगी। अमन को अभी भी समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बाइक का पहिया ऐसी कौन सी जगह पर गिर पड़ा था जिसकी वजह से खून के साथ साथ मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी टायर के ऊपर ढेर हो गए। और उस टायर को धोने के बाद अमन वापस से अपने छोटे से घर के अंदर चला गया, जिसके अंदर से वो उठता हुआ बाहर निकला था। वैसे अमन एक जंगली पुलिस अधिकारी था और एक पुलिस अधिकारी होने के नाते वो एक ऐसे स्थान पर रहता था जहाँ सिर्फ और सिर्फ जंगल ही दिखाई पड़ता था। चारों तरफ इंसानों का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। और उस ठंड के मौसम में अमन एक बार फिर अपने कमरे के अंदर एक चादर लपेटकर आराम करने लगा। लेकिन तभी उसके फोन की घंटी बजने लगी और जब उसने अपनी नजर अपने फोन पर मारी तो उसने देखा कि फोन किसी अननोन नंबर से आ रहा था। फोन के उठाते ही अमन को कुछ चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। अमन फोन के ऊपर हड़बड़ाते बोला, कौन है? कुछ चीखने और चिल्लाने की आवाज आने के बाद फोन कट गया। अमन ने एक बार फिर अपने फोन की घंटी घुमाई और उसी शख्स को वापस से फोन लगाने लगा और दोबारा से उसने फोन लगाया। और इस बार जब फोन रिसीव हुआ तो उसके अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आवाज़ इतनी भारी और डरावनी थी कि अमन के हाथों से उसका फोन छूटकर नीचे गिर पड़ा और उसके फोन के ऊपर की स्क्रीन एकदम से टूट गई। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर उसके फोन की घंटी बजने लगी। इस बार कॉल रिसीव हुआ तो सामने से आवाज आई, अगर अपने आप को बचा सकते हो तो बचा लो। तुम्हारी मौत क़यामत का एक ऐसा तोहफा तुम्हें प्रदान करने वाली है जिसके बाद तुम सिर्फ यमराज के दर्शन करने वाले हो। उस शख्स की बात सुनने के बाद अमन का दिमाग गुस्से से भर गया और फिर वो गुस्से से बोल पड़ा, अबे कौन है तू और तूने फोन कहाँ किया है? तो उसके बाद एक बार फिर फोन कट गया और अब की बार जब वो फोन कट हुआ तो दोबारा किसी भी फोन ने उसे परेशान नहीं किया। एक पुलिस वाला होने के नाते अमन को कभी भी कोई भी कॉल कर सकता था, जिस कारण अमन ने अपनी सिम को एक दूसरे फ़ोन में डाल दिया। लेकिन जब सिम निकालने के बावजूद भी उस फ़ोन की घंटी बजी
तब जाकर अमन के होश उड़ गए और उसे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा कि उसके फोन के ऊपर कॉल करने वाला शख्स असलियत में कोई इंसान तो नहीं है, क्योंकि बिना सिम के फोन पर कॉल आ जाना कोई आम बात तो नहीं हो सकती। अमन जानता था कि उसके फोन पर किसी अदृश्य शक्ति का ही कॉल होगा, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कॉल उठाया तो उसके सामने से एक आवाज आई। दरअसल सामने वाला बंदा बोल रहा था कि तुम्हें जल्दी से जल्दी गुवाहाटी घाट, जो उसी जंगल का एक हिस्सा है, तुम्हें वहीं पहुंचना है, क्योंकि यहाँ एक बड़े से एक्सीडेंट ने जन्म लिया है। उस आदमी की बातों को ठीक से सुनने के बाद अमन ने उस फोन को अपने से काफी दूर फेंक दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये फोन उसे बार बार अवश्य परेशान करेगा। और अमन एक हिम्मत वाला पुलिस ऑफिसर था, जिस कारण वो अपनी मर्जी चाहे उस काम को अंजाम देने की पूरी काबिलियत रखता था। तभी वो घर से बाहर निकला और सबसे पहले अपनी बाइक पर बैठ गया और उसके बाद अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए एक बार फिर उस छोटे से जंगल के माहौल को देखने लगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन उस जोहड़ के अगल बगल में सब कुछ नॉर्मल था। उस फोन पर आने वाली वो आवाज अभी भी अमन के कानों में गूंज रहे थे। उसे डर का एक एहसास तो अभी भी अपने दिल की धड़कन के साथ महसूस हो रहे थे। अमन किसी तरह अपने काम को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जब अमन उस जगह पर पहुंचा जिस जगह के बारे में उसने सुना था कि वहां एक्सीडेंट हुआ है, तो उसने देखा कि वहां एक बाइक सड़क पर गिरी हुई थी। साथ ही आगे का रास्ता भी बंद था, यानी कि यहाँ से आने वाली गाड़ी और बाइक इस समय पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे। उस बाइक एक्सीडेंट को देखते ही अमन जल्दी से भागता हुआ उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सिर से खून बह रहा था और ब्लड की वजह से वहां की पूरी सड़क लाल हो चुकी थी। जब अमन ने उस आदमी के सीने पर अपना हाथ लगाया तो उसकी मौत हो चुकी थी, यानी कि अब उसका खेल खत्म हो चुका था। अमन अपने सर को पकड़ते हुए वापस अपनी बाइक के पास आकर खड़ा हो गया और उसी वक्त अमन के पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ, डर गए ना? ये आवाज सुनते ही जब अमन ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी आंखें इस वक्त जिस दृश्य को देख रहे थे उस पर विश्वास करना एक इंसान के लिए लगभग ना के बराबर होता है, क्योंकि अमन ने देखा कि इस समय वहां कोई भी बाइक नहीं थी और साथ ही वहां अगल बगल में किसी भी लाश का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ पल पहले जहां एक बड़ा एक्सीडेंट दिखाई दिया था तो उसी जगह पर जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था और साथ ही अब वहां पर किसी भी खून का कोई भी धब्बा नहीं था और दूर दूर तक न ही किसी की हलचल प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ एक्सीडेंट होना तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ आना भी किसी इंसान के लिए किसी बड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ने जैसा था, क्योंकि इस डर से भरपूर रास्ते में इतना गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था कि अमन की भी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इस भूतिया इलाके में थोड़ा और आगे तक बढ़ सके। खैर इस कुछ पल के सन्नाटे के बीच काला व गरजता हुआ बादल जोर से बरसने लगा। पानी की बूंदें लगातार अमन के शरीर पर पड़ रही थी। उसका पूरा बदन एक बार फिर भीग चुका था, जिस कारण उसे ठंड का एहसास होने लगा। अमन को जल्द से जल्द कहीं आग के पास बैठकर अपने शरीर को गर्म करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उसका शरीर ठंडा जो पड़ने लगा था, क्योंकि धीरे धीरे खून का दौरान बंद हो रहा था, जिस कारण अमन के हाथ और पांव अब काम करना बंद करने लगे। अमन के जहर में डर तो उस आवाज का बैठा हुआ था जिसने काफी बार उसे डर के समुद्र में उड़ेला था। अमन चुपचाप अपने कदमों को अपनी बाइक की तरफ उठाते हुए वहां से निकलने की फिराक में था, लेकिन तभी अमन को पीछे से आवाज आई, रुको, अभी तुम्हारा एक काम बाकी रह गया है। और इस बार जब अमन अपने पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि खून से लथपथ एक आदमी जिसके बदन से एक भयानक बदबू निकल रही थी वो अमन को बुला रहा था। अमन एक पुलिस वाला था, जिस कारण उसके शरीर में अभी भी प्राण बचे हुए थे, अन्यथा एक नॉर्मल आदमी अब एक यमराज के साथ मुलाकात कर लेता। उस कहर बरपाने वाली ठंड में अमर का शरीर तो वैसे भी जम चुका था और अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो जल्दी से जल्द अपनी बाइक को उठाकर वहां से तेज गति से निकल सके। उल्टा वो आदमी धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ने लगा और अमन अपने कदमों को पीछे हटाता जा रहा था, लेकिन उसका शरीर अब किसी बर्फ की भांति जमने लगा था। और यही एक बड़ी वजह थी कि अमन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी वहां से भाग पाने में नाकाम था,
लेकिन अमन की भरपूर कोशिशें अब भी लगातार जारी ही थी। अमन को पता था अगर वो आज हिम्मत नहीं जुटा पाया तो इसी सड़क पर उसकी लाश बिछा दी जाएगी। अमन एक पुलिस कर्मचारी था तो उसका शरीर एकदम पका हुआ था, या फिर ऐसा कहें कि पुलिस वालों को एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद उनके शरीर को मजबूत बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ अमन के साथ भी था। वो इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। अमन की बाइक का स्विच ऑन था और मौका पाते ही उसने तुरंत अपनी बाइक की दोनों साइड अपने पैर डाल लिए और फिर बाइक का एक्सीलेटर दबाते हुए वो तुरंत ही वहां से निकल गया। लेकिन आत्माएं इतनी जल्दी किसी का पीछा कहाँ छोड़ती हैं। जैसे जैसे अमन की बाइक तेज गति से भाग रही थी वैसे वैसे उसके बाइक के पीछे वो कटा हुआ शैतान भाग रहा था। अमन की बाइक की रफ्तार इस वक्त 100 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिस कारण सामने की तरफ उसके लिए कंट्रोल कर पाना बेहद ही मुश्किल था। वो फुल स्पीड से भाग रहा था। फिर एक बार के लिए जब अमन की नजर अपने साइड में गई तो उसने देखा कि वो कटा हुआ शैतान अब पहले से घना हो चुका था और उसके हाथ खून में सने हुए थे। वो देखने में इतना डरावना लग रहा था कि अमन के मुंह से उसकी जुबान तक बाहर नहीं निकल पाई। वो चुपचाप ड्राइव करता रहा और अमन के हाथ और पैर अभी भी कांप ही रहे थे। फिर तकरीबन 7 किलोमीटर आगे हनुमान जी का एक दिव्य मंदिर पड़ता है और इस वक्त अमन अपनी जान बचाने के खातिर उस मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। अमन किसी तरह उस हनुमान जी के मंदिर के पास पहुंचा, तब जाकर उसे राहत की सांस मिली और उस मूर्ति के सामने अपने हाथ जोड़कर जिंदगी की दुआ मांगने लगा। पूरी रात अमन अपनी डरावनी अवस्था में उसी मंदिर के अंदर बैठा रहा, जो मंदिर उन जंगलों के बेहद करीब पड़ता था। और दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान तो हर जगह होता है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद या फिर कोई पत्थर की मूर्ति। भगवान का वास तो हर चीज में मौजूद है। इस बार भी कुछ ऐसा ही था। अमन अपनी जिंदगी की दुआ मांगने पर जिंदा बच गया और उस बुरी शक्ति से उसका पीछा छूट गया। और उस दिन के बाद अमन ने कभी भी किसी भी जंगल में अकेले कहीं भी भटकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एक बुरी शक्ति के डर से वो अपना काम तो नहीं छोड़ सकता था और इस तरह कयामत की रात अमन के ऊपर अपना कहर बरपाने में कामयाब हुई। तो अमन भी अपनी जान बचाने में पूरी तरह से सक्षम रहा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।